नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं। इंडोनेशिया की लोक कथा। काबायान अमीर ना बन सका। काबायान एक गरीब आदमी था। उसकी जीविका रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो वाले ढर्रे पर चल रही थी। दुनिया के तमाम लोगों की तरह वह भी अमीर होने का सपना देखता था। एक बार काबायान और उसकी पत्नी पवित्र गेदे पर्वत पर गए ताकि अपना कुछ समय ईश्वर की उपासना, ध्यान और साधना में व्यतीत कर सके। काबायान के मन में कहीं दबी छुपी ये इच्छा भी थी कि हो सकता है ईश्वर उसकी पूजा आराधना से प्रसन्न हो जाए और उसकी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाए। एक दिन जब वह ध्यान लगाए बैठा था तब सचमुच ईश्वर प्रकट हो गए और बोले, काबायान, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कोई भी 2 वरदान मांग लो। अच्छा रहेगा यदि कुछ भी मांगने से पहले तुम अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर लो। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। काबायान और उसकी पत्नी के बीच इस बात पर काफी बहस हुई कि आखिर क्या मांगा जाए। काबायान कहता खजाना मांग लो तो पत्नी कहती कि नहीं, सदा पैदावार देने वाला धान का खेत मांग लो। काबायान कहता हीरे जवाहरात मांग लो तो पत्नी कहती कि नहीं, सदा मछलियों से भरा रहने वाला तालाब मांग लो। कुल मिलाकर ये कि वे किसी भी बात पर एक मत नहीं हो सके। इस बाजी से झुंझलाकर काबायान ने कहा, मैं तो चाहता हूं कि ईश्वर तुम्हें बंदर बना दे। काबायान के कहने की देर थी कि उसकी पत्नी बंदर बन गई। ये देखकर काबायान घबरा गया और बोला, हे ईश्वर, ये क्या हो गया? मैं यह नहीं चाहता था। इसे पहले जैसा कर दो। उसकी यह इच्छा भी तुरंत पूरी हो गई, लेकिन उसका 2 वरदान मांगने का मौका व्यर्थ चला गया। काबायान और उसकी पत्नी गेंदे पर्वत से वापस लौट आए। उन्हें कभी रोटियों के लाले नहीं पड़े, लेकिन वे कभी अमीर ना बन सके। काबायान गरीब जरूर था, लेकिन उसे दोनों समय भरपेट चावल मछली खाने को मिलता था। काबायान रोज रात को सोने के लिए लेटता तो सोचता कि उसे अच्छा खाना खाए तो अरसा हो गया है। उसे बढ़िया पके हुए मुर्ग और नारियल के व्यंजनों की याद आती तो उसके मुंह में पानी भर उठता। काबायान के ससुर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। वह पत्नी से कहता कि वहां से कुछ अच्छे व्यंजन ले आओ। उसकी पत्नी इस पर उल्टा सवाल करती कि इस मछली चावल में क्या बुराई है, ये तो तुम अपनी मेहनत से पाते हो। पराए मालपुओं से तो घर की रूखी सूखी रोटी ही अच्छी है। समझाइश का क्या असर होता, मन तो व्यंजनों में ही अटका था। आखिर काबायान को एक तरकीब सूझ ही गई। उसे पता था कि उसके ससुर हाजियों का बड़ा आदर सत्कार करते हैं। काबायान ने हाजी बनकर वहां जाने की ठानी। सफ़ेद कपड़े पहने, टोपी लगाई, सफ़ेद दाढ़ी भी चिपका ली। जैसा कि उसे अनुमान था, ससुराल में बढ़िया भोजन मिला। अच्छे किस्म के चावल, टोफू, मुर्ग, नारियल के दूध से बने व्यंजन। काबायान ने छक कर खाया, फिर धन्यवाद देते हुए बताया कि मैं कोई हाजी वाजी नहीं, मैं तो आपका दामाद काबायान हूँ। इस तरह धोखा दिए जाने पर ससुर को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वे उसे उस समय कुछ नहीं बोले। कुछ दिन बाद काबायान को फिर अच्छे व्यंजनों की हुड़क उठी। हाजी बनकर वे फिर जा पहुंचे ससुराल। जाहिर तो नहीं होने दिया, लेकिन इस बार ससुर जी पहचान गए कि हाजी जी आखिर हैं कौन। खूब स्वागत हुआ। इस बार उनके लिए बकरी काटी गई। भरपेट खाकर खुशी खुशी काबायान घर लौटे तो देखा कि बाड़े में बंधी रहने वाली उनकी बकरी गायब है। पत्नी से पूछा तो पता चला कि जिस बकरी को वो चटकारे लेकर खाकर लौटे हैं वो तो उनकी ही एकमात्र बकरी थी, जो उनके ससुर जी ने अपना नौकर भेजकर मंगवा ली थी। दरअसल उन्होंने ऐसा काबायान को सबक सिखाने के लिए किया था, वरना उनके पास बकरियों की तो कमी थी ही नहीं। काबायान बड़ा पछताया और उसने तौबा की कि आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। बहुत दिनों से काबायान और उसके ससुर हिरन का शिकार करने की सोच रहे थे। आखिर एक दोपहर काबायान ने अपने ससुर को आवाज दी, पा, चलिए आज हिरन का शिकार करने चलें। हम दोनों मिलकर गड्ढा खोदेंगे। मुझे उम्मीद है कि रात में उसमें हिरन जरूर फंस जाएगा, फिर हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। नहीं, तुम अकेले गड्ढा खोदना, मैं तो चिड़ियों के लिए जाल डाऊंगा। काबायान के ससुर ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन याद रखिए कि अगर हिरन फंसा तो मैं उसकी एक बोटी भी नहीं दूंगा।
काबायान बोला, हाँ हाँ ठीक है, मत देना। अगर चिड़िया फंसी तो मैं तुम्हें चिड़िया तक नहीं दूंगा। ससुर ने उसी सुर में जवाब दिया। दोनों साथ साथ जंगल गए। ससुर ने चिड़ियों के लिए जाल बिछाया और उससे थोड़ी ही दूर पर काबायान ने हिरन के लिए गड्ढा खोदा। लौटते समय उन दोनों ने तय किया कि सुबह अपने अपने शिकार की खबर लेने दोनों साथ वापस आएंगे। अगले दिन सुबह सवेरे काबायान के ससुर, जो एक लालची और छोटे दिल के व्यक्ति थे, अकेले ही जंगल चले गए। उन्होंने देखा कि चिड़ियों का जाल तो खाली पड़ा है, अलबत्ता काबायान के गड्ढे में हिरन फंस गया है। उसने जल्दी से हिरन को वहां से निकाला और उसे अपने चिड़ियों वाले जाल में फंसाकर झटपट घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने ऊंचे स्वर में पुकारा, काबायान, ओ काबायान, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? उठो, चलो हम अपने शिकार देखने चले। काबायान उस समय सुबह की मीठी नींद के खुमार में था। ससुर की आवाज सुनकर वह झट से उठ बैठा। मुंह पर ठंडे पानी की छींटे मारकर वह उनके साथ निकल पड़ा। जंगल में पहुंचे तो अपने जाल की ओर देखकर काबायान के ससुर ने विस्मय से कहा, ओ देखो तो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे जाल में हिरन फंसा है, कहीं ये सपना तो नहीं? चलो चलो काबायान, तुम्हारे गड्ढे में भी चलकर देखते हैं, जाने कहाँ वहाँ क्या मिले। काबायान का गड्ढा खाली पड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह ससुर के साथ घर में भी नहीं लौटा। काबायान की पत्नी और सास नाश्ते के लिए बड़ी देर तक उसके लौटने की राह देखती रही। अंत में काबायान की पत्नी रो पड़ी, अब तक घर नहीं लौटा, कहीं उसे शेर तो नहीं खा गया। रो मत, मैं उसे खोज कर आता हूँ, कहकर काबायान के ससुर फिर जंगल की ओर चढ़ पड़े। नदी के किनारे उन्हें घुटनों पर सर के टिकाए बैठा काबायान दिखाई दिया। पास जाकर जरा गुस्से में उससे कहा, इतने घंटों से यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? वहाँ मेरी बेटी चिंता के मारे रो रो कर अपनी जान दिए जा रही है। मैं एक अनोखी चीज देख रहा हूँ। काबायान ने नदी पर नजरें हटाए बगैर कहा। क्या? ससुर ने उतावला होते हुए पूछा। देखो, नदी का पानी ऊपर की ओर बह रहा है, उल्टा अपने उद्गम की ओर। पागल हो गए हो क्या? भला ऐसा भी कभी होता है? ससुर ने झुंझला कर कहा। क्यों? जब हिरन चिड़ियों के जाल में फंस सकता है तो नदी अपने उद्गम की ओर क्यों नहीं बह सकती? काबायान ने किंचित रूखेपन से कहा। ससुर को समझ में सारी बात आ गई। उन्होंने काबायान को उसका हिरन क्षमा याचना सहित लौटा दिया। उस रात सारे परिवार ने हिरन के मांस का आनंद लिया। गांव के एक बड़े आदमी के घर भोज का आयोजन था। सारा गांव आमंत्रित था, बड़े छोटे, अमीर गरीब सब। काबायान ये सोचकर प्रसन्न था कि चलो आज के दिन तो पेट भर सुस्वादु भोजन मिलेगा। जब वह आयोजन स्थल पर पहुंचा तो उसे यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। न किसी ने सलाम किया, न आइए कहा, न भोजन की ओर जाने का संकेत किया। सभी का ध्यान केवल बड़े आदमियों की आओ भगत में लगा हुआ था। काबायान जैसों के लिए किसी को फुर्सत नहीं थी। काबायान चुपचाप वापस लौट आया। घर से उसने कुछ पैसे लिए, किराए के कपड़ों की दुकान पर गया, कुछ कपड़े किराए पर लिए, फिर किराए के शानदार वस्त्र और आभूषण पहनकर दोबारा जा पहुंचा आयोजन स्थल पर। इस बार बात अलग थी। द्वार पर स्वागतार्थ खड़े लोगों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वे तुरंत आगे आए, झुककर सलाम किया, कुशल क्षेम पूछी। दूसरे कुछ व्यक्ति काबायान को भोजन स्थल तक छोड़ने गए। बड़ी विनम्रता से उसने काबायान को प्लेट पकड़ाई और कहा, श्रीमान कृपया अपनी रुचि के अनुसार व्यंजन लीजिए। काबायान ने अपनी पसंद के व्यंजनों से तस्तरी तो भर ली, मगर ये क्या, खाने के बजाय वह तो भोजन को कपड़ों पर मलने लगा। चावल उठाकर जेबों में भर लिए, चटनी को बटनों पर टपका दिया, पापड़ पेट पे मल लिए। लोग भोजन करना भूलकर ये तमाशा देखने लगे। क्या ये कोई पागल है? कानाफूसियां शुरू हो गई। कोई उसकी हरकतों से हैरान था तो कोई डर रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं श्रीमान? किसी ने हिम्मत करके पूछा। अपने कपड़ों को खाना खिला रहा हूँ, क्योंकि भोज में दरअसल यही निमंत्रित हैं, मैं नहीं। काबायान ने शांति से उत्तर दिया। हम कुछ समझे नहीं। एक साथ कई स्वर उठे। इसमें समझने जैसा क्या है? ये तो बड़ी सीधी साधी बात है। काबायान ने उसी शांति से कहा। फिर भी मैं थोड़ी देर पहले भी आया था। मैं एक गरीब आदमी हूँ
और अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे और साफ वस्त्र पहनकर आया था, लेकिन मुझे पूछना तो दूर किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। फिर मैं दोबारा जब ये रेशमी परिधान और मोतियों की ये मालाएं पहनकर आया तो लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया। जिन्होंने गर्दन घुमाकर भी मेरी ओर नहीं देखा था, उन्होंने गर्दन झुका झुका कर मेरा स्वागत किया। जाहिर है ये सब मेरे वस्त्रों के लिए था। यदि मेरे लिए होता तो मैं तो जो अब हूँ वही पहले भी था। फिर व्यवहार में अंतर क्यों? इसलिए परेशान मत होइए और मुझे इन निमंत्रित वस्तुओं को खाना खिलाने दीजिए। काबायान ने विस्तार पूर्वक समझाया। काबायान की बात सुनकर एक साथ बहुत से सर शर्म से झुक गए। काबायान पर एक अरब सौदागर का इतना उधार चढ़ गया था कि उसे चुकाने की सोचकर ही काबायान को पसीना आने लगता था। हर घड़ी उसके मन में यही उधेड़बुन लगी रहती कि किस तरह सौदागर का कर्ज उतर सकेगा। आखिर एक दिन उसे तरकीब सूझ ही गई। उसने यह तरकीब अपनी पत्नी को बताई तो उसे भी पसंद आई और उसने काबायान का पूरा सहयोग देने का वादा भी किया। आते आते वह दिन भी आ गया जिस दिन अरब सौदागर अपने कर्ज की वसूली के लिए आने वाला था। उस दिन सवेरे सवेरे काबायान की पत्नी ने एक बड़े टब में खजूर की शराब भरी, फिर उस टब के आगे ढेर सारी धुनी हुई रुई बिछा दी। काबायान ने उस टब में डुबकी लगाई, फिर जब तक रुई पर लौटता रहा जब तक कि वह पूरी तरह से रुई से ढक नहीं गया। फिर जाकर पिछवाड़े में रखे मुर्गी के बड़े पिंजरे में बैठ गया। काबायान की पत्नी ने पिंजरे का दरवाजा खुला ही रखते हुए उसे ऊपर से एक चादर अच्छी तरह से ढक दिया। धूप जरा चढ़ी ही थी कि सौदागर आ पहुंचा। काबायान की बीबी ने उसे सलाम किया और कहा कि काबायान तो घर पर नहीं है। अरे उसे मालूम था कि आज मैं आने वाला हूँ, कहाँ गया? सौदागर का सुर जरा रूखा हो गया। वह राजा से मिलने गया है, काबायान की पत्नी ने बताया। राजा से मिलने? क्यों? सौदागर ने हैरान होते हुए पूछा। दरअसल एक दुर्लभ चिड़िया काबायान के हाथ लगी है, वह उसे राजा को भेंट करना चाहता है। पत्नी ने धीमे स्वर में राज खोला। दुर्लभ चिड़िया? कैसी है? कहाँ है? सौदागर को उत्सुकता हुई। घर के पिछवाड़े पिंजरे में है, काबायान की पत्नी ने बताया। ओह, मैं उसे देखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दिखा सकती हैं? सौदागर चिड़िया को लेकर बड़ा उत्साहित था। मुझे माफ कीजिए, मैं वह चिड़िया आपको नहीं दिखा सकती। काबायान ने कहा है कि राजा से पहले इस दुर्लभ चिड़िया पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। पत्नी बोली। जितना काबायान की पत्नी नानुकुर करती, सौदागर की उत्सुकता उतनी और ही बढ़ रही थी। अंत में काबायान की पत्नी दुर्लभ चिड़िया की एक झलक दिखाने को राजी हो गई। मगर ये क्या, सौदागर ने जैसे ही पिंजड़े पर से चादर हटाया, दुर्लभ चिड़िया पिंजड़े से निकलकर जंगल की ओर भाग गई। हाँ, ये क्या किया? अब काबायान को क्या कहूंगी? वो तो अब तक राजा से बात भी कर चुका होगा। हम पर राजा का कहर टूटेगा। राजा सोचेगा कि काबायान ने झूठ बोला। हे भगवान, अब क्या होगा? काबायान की पत्नी ने रोना पीटना शुरू कर दिया। सौदागर घबरा गया, मगर अब हो ही क्या सकता था। आखिर काबायान की पत्नी इस बात पर राजी हो गई कि चिड़िया के भाग जाने की जिम्मेदारी वह अपने सर ले लेगी, बशर्ते कि सौदागर सारा कर्ज माफ कर दे और उसके घर कभी ना आए। सौदागर राजी हो गया। इस तरह काबायान को अरब सौदागर के पहाड़ जैसे ऋण से मुक्ति मिल गई। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी काबायान।